डिवाइस मैनेजमेंट में जैसा कि आप सबको पता है कि डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब डिवाइस मैनेजमेंट में आता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जब करता है, इनको मैनेज करता है, तो क्या नाम है उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इसी चीज़ में मसरूफ हो जाता है कि डिवाइसेस को मैनेज करने में। ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी बहुत से टास्क है, ये जैसे कि आपके सामने शो हो रहे हैं। प्रोसेस मैनेजर है, मेमोरी मैनेजमेंट है, नेटवर्क मैनेजर है, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है और सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। ये सारे फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो आज हम जिस जिस पे बात करेंगे वो डिवाइस मैनेजमेंट है। डिवाइस मैनेजमेंट असल में करती क्या चीज़ है? ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस मैनेजमेंट है क्या चीज़ है? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिवाइस मैनेजमेंट है वो जो डिवाइसेज है उनके दरमियान कम्युनिकेशन है, जो उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए जो मेन जो क्या जो मेन पार्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनके थ्रू सारी कम्युनिकेशन होती है। तो मेनली आपको बेसिक सा समझ आ गया होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस मैनेजमेंट क्या चीज़ है। तो इसका इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसके मेन फंक्शंस क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट में करते क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें करता क्या है। इसमें मॉनिटर द स्टेटस ऑफ ऑल डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्टोरेज डिवाइसेस, प्रिंटर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, जो आपके सामने शो हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वो वर्किंग कर रही है डिवाइसेस उन सबको मॉनिटर करता है, उनका स्टेटस चेक करता है कि वो मतलब किस रूटीन में बिजी है, क्या है, उसकी सारी शेड्यूलिंग सारी चेक करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है एनफोर्स प्रीसेट पॉलिसीज। प्रीसेट पॉलिसीज क्या है कि जो डिफरेंट डिवाइसेस है उनके क्या नाम है, कौन सी डिवाइस को प्रोसेस असाइन करना है, कितनी देर के लिए असाइन करना है और कितनी देर तक वो असाइन रहेगा। ये सारी चीज़ें ये जो जिन पॉलिसीज में आती है उसको प्रीसेट पॉलिसीज कहते हैं। और डिवाइसेस के तीसरा पॉइंट है एलोकेशन का। डिवाइसेस की एलोकेशन को और डी एलोकेशन दोनों को ये डील करता है। एलोकेशन यानी कि जो सा प्रोसेस किसको एलोकेट करना है, कौन सी डिवाइस किसको देनी है, ये सारी चीज़ें एलोकेट करता है। डी एलोकेट में दो किस्म की एलोकेशन आ जाती है। डी एलोकेशन जो है एक टेम्परेरी है, एक परमानेंट है। जो टेम्परेरी है, टेम्परेरी में आ जाता है कि अगर एक प्रोसेस चल रहा है तो उसमें अगर क्या नाम है कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है तो जो पहले रनिंग होता है उसको सस्पेंड करके हाई प्रायोरिटी को चला देता है, ये टेम्परेरी ये डी एलोकेशन हो जाती है। और जो परमानेंट डी एलोकेशन है वो है जब उसने जॉब अपनी कंप्लीट करनी है, अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बाद डी एलोकेशन होगी। वॉइस मैनेजमेंट के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने जो डेली रूटीन में हम देखते हैं वो उनमें से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये आपके सामने सब शो हो रही है। इनपुट आउटपुट ये डिवाइसेस का एक छोटा सा सिनेरियो आपको समझ आ रहा है कि कोई भी इनपुट डिवाइस है, कोई भी हमें इनपुट आता है, उस पर कोई प्रोसेस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कोई प्रोसेस किया जाता है या कोई भी प्रोसेस जो उस पर होता है, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस को दिया जाता है उसकी आउटपुट। ये सारा कुछ एक सिंपल सा सिनेरियो आपके सामने है। टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हैं जो डिवाइसेस कौन कौन से डेडिकेटेड डिवाइसेस हैं, शेयर डिवाइसेस हैं, वर्चुअल डिवाइसेस हैं। डेडिकेटेड डिवाइसेस कौन सी है? डेडिकेटेड डिवाइसेस में वो है जिसमें सिर्फ एक काम एक सीक्वेंस में होगा, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पुराने जमाने में रेडियो होते थे कि अगर हमने कोई दूसरा तीसरा या चौथा गाना अगर सुनना है तो हमें पहले दो तीन जो गाने पूरे सुनने पड़ेंगे, तो हम चौथे पे जाकर सुनेंगे और आगे से कंप्लीट कंप्लीट करेगा, वो अपना टास्क पूरा करेगा। वो अपना 100% जो टास्क है वो पूरा करता है। तो फिर ये क्या नाम है, ये है डेडिकेटेड डिवाइसेस, यानी कि एक टास्क इसको दे दिया उसने अपना कंप्लीट करना ही करना है। शेयर डिवाइसेस क्या है? शेयर डिवाइसेस में है कि एक डिवाइस से डिफरेंट डिफरेंट क्या लगे डिवाइसेस को एक्सेस दी जाती है कि आप उस सिंगल डिवाइस तक आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं। शेयर डिवाइसेस ये है। एक क्या है कि मेन हब है, उधर से मेन सर्वर है, उधर से सबको सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है, या एक मेमोरी है उससे सबको मेमोरी एलोकेशन की गई है। ये छोटे से एग्जांपल है। उसके बाद वर्चुअल डिवाइसेस है। वर्चुअल डिवाइसेस क्या चीज़ है? वर्चुअल डिवाइसेस दोनों का कॉम्बिनेशन है, शेयर्ड का और डेडिकेटेड डिवाइसेस का। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? वर्चुअल डिवाइसेस। वर्चुअल डिवाइसेस में ये एक स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट जो है यूज करता है, जिसके थ्रू ये सारे क्या नाम मल्टीपल जो शेयर्ड और डेडिकेटेड डिवाइसेस है उनको कॉम्बिनेशन जो है ये मिला के एक वर्चुअल डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन जो इंट्रोड्यूस करवाता है वो ये है। स्पूलिंग में क्या होता है? स्पूलिंग किसी भी चीज़ के क्या नाम है जो भी प्रोसेस है, जो कोई भी किसी भी कम्युनिकेशन जो ऑनलाइन जो प्रोसेस होने हैं उनको डील करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है उसको कहते हैं स्पूलिंग। ठीक है। ये अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
डिवाइसेज हैं आपको शो हो जो है मैं उसे आपको डिटेल में बताऊंगी कि डिवाइस मैनेजमेंट मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम कर क्या रहा होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इसमें हेल्प कर रही होती हैं और क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। जितने मैं बता सकूंगी वो तो बताऊंगी, नहीं तो ये डिवाइस मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा वाइड है, इसे हम कवर नहीं कर सकते एक प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवाइस मैनेजमेंट में मेन काम किसका होता है, वो होता है डिवाइस ड्राइवर्स का। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं कि वो एक ट्रांसलेटर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई कमांड देते हैं ना कोई इंटरफेस पे, तो वो उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। लेकिन जो हमारी डिवाइस होगी, ज़रूरी नहीं है कि उसकी लैंग्वेज वही हो जो हम कमांड दे रहे हैं, उसकी अपनी लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो हमें कोई ना कोई मिड में एक ट्रांसलेटर चाहिए, कोई एक इंटरमीडिएट चाहिए जो हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा उसकी लैंग्वेज में, ताकि वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर सके। तो डिवाइस ड्राइवर जो है वो उसका यही काम होता है। जो हर डिवाइस जो है ना, जितनी भी डिवाइसेस है ना, उन सब के अपने अपने डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। हम जैसे प्रिंटर्स है, प्रिंटर्स की डिफरेंट टाइप आ जाती हैं। अब हर प्रिंटर की टाइप का अपना डिवाइस ड्राइवर होगा जो उस पर काम कर रहा होगा। अगर हम देखें तो हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है टोटल, उसमें 35,000 डिवाइस ड्राइवर जो है हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो भी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, इनिशियलाइजेशन करना हमारी डिवाइसेस की, डाटा ट्रांसफ़र करना, इंटरप्ट हैंडलिंग करना, ये सारा काम जो है वो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ये कर्नल लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। इसके इसके बाद आ जाते हैं डिवाइस कंट्रोलर्स। अब डिवाइस कंट्रोलर्स वो क्या होते हैं कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, या तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो कंप्यूटर के अंदर वो इंटीग्रेटेड होंगे, या हमें सेपरेटली उन्हें अटैच करना पड़ेगा। जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हार्डवेयर लेवल पे हमारे डिवाइस कंट्रोलर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे यूएसबी के डिवाइस कंट्रोलर हो गया, डिस्क का या प्रिंटर का। अब इनका काम क्या करता है, अब आप बोलेंगे कि डिवाइस ड्राइवर्स के होते हुए इनकी क्या ज़रूरत है। तो डिवाइस कंट्रोलर की ज़रूरत होती है मैनेज करने में, ठीक है, एक मैनेजर के तौर पर ये ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी कमांड्स को ट्रांसलेट करके हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस तक भेजते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस में जो हमारे डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं वो उन इंस्ट्रक्शन को रिसीव करते हैं, और उनका आगे काम होता है हमारी डिवाइसेस से काम करवाना। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, एक कंपनी है, उसमें एक बॉस होगा, एक मैनेजर होगा और बाकी एम्प्लॉयज़ होंगे। जो बॉस है ना, वो हमारा है ऑपरेटिंग डिवाइस ड्राइवर्स, मतलब उन्हें हमें बताना है कि हमने क्या क्या काम करना है। वो आगे हमारा अपना मैसेज ट्रांसफ़र करेगा अपने मैनेजर तक, और जो हमारे मैनेजर होते हैं वो डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं। और जो डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं उन्हें पता है कि जो भी वो हार्डवेयर डिवाइसेस है उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या वो कर सकती है क्या नहीं। फिर उसने उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसे काम कराने, लाइक हमें कमांड आई है कि आप ये चीज़ जो है वो प्रिंट कराओ। वो क्या करेगा, जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा डिवाइस ड्राइवर से, वो प्रिंटिंग का काम जो है वो शुरू करा देगा। अब डिवाइस कंट्रोलर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे डिस्क कंट्रोलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि सीपीयू से हार्डवेयर डिवाइसेस तक जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसे मैनेज कर रहे होते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि वो प्रॉपर डाटा की रीडिंग कराएं और राइटिंग कराएं। अब इस डायग्राम में आपको जैसे पता चला है, यूज़र लेवल पे हमारी आईओ लाइब्रेरीज होती हैं, जहाँ यूज़र इंटरफेस होता है वो अपनी कमांड्स देता है, इनपुट आउटपुट कमांड्स। और कर्नल लेवल पे हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है कर्नल लेवल यूज़र से या हार्डवेयर से। वहाँ डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, वो जो होते हैं हमारी उन कमांड्स को जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद हार्डवेयर लेवल पे हमारे डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं, जो फर्दर जो हमने एक्चुअल में प्रोसेसिंग करानी है उस डिवाइस से वो परफॉर्म करा रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है आईओ शेड्यूलिंग। अब आईओ शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जैसे वही शेड्यूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी प्रोसेसेस जो है वो एक टाइम पे एक डिवाइस को, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को चाहिए, या वैसे भी जो हमने कोई भी डिवाइस है हमने किसी प्रोसेस को असाइन करनी है, ठीक है, वो शेड्यूलिंग की बेस पे हो रहा होता है कि हमने किस प्रोसेस को कौन सी डिवाइस किस टाइम पे देनी है और कितने टाइम तक देनी है। ये चीज़ क्यों हो रही होती है कि ताकि हम लेटेंसी को मिनिमाइज़ कर सकें और अपनी थ्रूपुट को ज़्यादा कर सकें, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एफिशिएंट वे में काम कर सके। तो ये जो सारा काम हो रहा होता है ये भी हमारे डिवाइस मैनेजमेंट में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट कर रहा होता है कि इसने कब कौन सी डिवाइस किस प्रोसेस को देनी है। इसके लिए वो डिफरेंट जो है वो एल्गोरिदम्स को यूज़ करता है। जैसे फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व हो गया, वो क्या करेगा, जो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस आएगा उसे वो रिसोर्स जो है वो एलोकेट कर देगा। रिसोर्स यहाँ हमारा इनपुट या आउटपुट डिवाइस है, और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा, लाइक जिसे जब सबसे कम टाइम के लिए हमारी जो डिवाइस चाहिए होगी वो उसे एलोकेट कर देगा। इसके अलावा और भी बहुत से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं।
उसके बाद आ जाता है इंटरप्ट हैंडलिंग। अब जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरप्ट ड्रिवन होता है, उसमें कोई भी काम खुद से नहीं हो रहा होता। हम कोई इंटरप्ट जनरेट करेंगे माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू या किसी भी डिवाइस के थ्रू, तो वो उसे पता चलेगा अब हम मैंने फर्दर फंक्शनैलिटी परफॉर्म परफॉर्म करवानी है मैंने, ठीक है। अब जैसे कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसे जो है वो जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारा डिवाइस ड्राइवर है हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो है वो इनिशिएट करता है, ठीक है। फिर जो डिवाइस कंट्रोलर है उसे पता चलता है कि मेरे पास इंस्ट्रक्शन आ गई, वो इनिशिएट कर देता है, वो काम शुरू कर देता है उसका। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंटरप्ट आता है ना, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा इंटरप्ट हैंडलर होता है, वो हमारे इंटरप्ट को जो है वो रिसीव करता है। फिर हमारे पास इंटरप्ट वेक्टर टेबल होता है, उसके अंदर हमें पता होता है कि कौन सा इंटरप्ट जो है उसकी लोकेशन क्या है, उसे पता चलेगा ये इस इंटरप्ट से हमने क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है। उसके रिजल्ट में या तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर रहा है वही करता रहेगा, उसी प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करेगा, या वो प्रोसेसिंग जो है वो उसे चेंज कर देगा। तो ये सारे जो इस चीज़ से डील करना होता है, इसमें बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डील कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे डिवाइस ड्राइवर्स जो है वो डील कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि डिवाइस मैनेजमेंट में एक फंक्शनैलिटी हमारी इंटरप्ट हैंडलिंग ही होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उसने मैनेज करना है और प्रायोरिटाइज करना है कि उसने इंटरप्ट को कौन से इंटरप्ट को पहले उसने हैंडल करना है, और इससे हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन होती है, हमारे एरर्स कम आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो फंक्शनैलिटी आ जाती है वो है बफरिंग एंड कैशिंग। अब बफर्स और कैशेस क्या होते हैं? बफर्स का क्या काम होता है कि अब कोई भी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस है ना, फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस है, उधर से हमारा कोई डाटा आ रहा है, वो सबसे पहले हमारा जाएगा बफर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा और वो आगे से फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कराएगा। इसी तरह जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम ने कोई प्रोसेस कराया और उसने कोई आउटपुट देना है, वो डायरेक्ट हमारी हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस पे नहीं जाएगा, वो पहले बफर में जाएगा, ठीक है। उसके बाद बफर से जो है वो फर्दर वो डाटा लेके वो आउटपुट शो कराएगा। अब ये चीज़ क्यों हो रही होती है कि जैसे अब आप देखिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें जो मेन मेमोरी है वो जो काम कर रही है, उसमें फ्लो ऑफ डाटा जो चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो स्पीड है वो उसी स्पीड वही स्पीड हो जो कि हमारी डिवाइस की है। अब हमारे डिवाइस में जो डाटा चल रहा है उसकी स्पीड स्लो हो सकती है और हमारी जो मेन मेमोरी में डाटा चल रहा है उसकी स्पीड फास्ट हो सकती है। तो इस चीज़ को कैसे हमने डील करना है कि वहाँ से डाटा फास्ट आ रहा है, आगे जाके वो स्लो हो गया है, इसके लिए दरमियान में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हम हमारे डाटा के फ़्लो को स्मूथ करें, ताकि सारा डाटा एक दफ़ा उस चीज़ में आ जाए और आगे सेम स्पीड के साथ वो डाटा जो है जाए, डिफरेंट स्पीड ना। इसी तरह बर्स्ट डाटा अचानक से आ जाता है, एक साथ मतलब इतना ज़्यादा डाटा आ जाता है कि आगे ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हैंडल नहीं कर सकता। तो पहले डाटा उसके अंदर आ जाता है ताकि वो हमारे डाटा का जो है वो स्मूथ फ्लो जो है वो मेंटेन हो। फिर कैशे की हम बात करें तो वो क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो होती है इंटीग्रेटेड मेमोरी होती है हमारी। वो क्या होता है कि मेन मेमोरी में जो भी डाटा आता है वो सबसे पहले हमारे कैशे में जो है वो एक लाइन एलोकेट करता है, उसके अंदर हमारा फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा जो होता है ना वो स्टोर होता है। अब मतलब फॉर एग्जांपल अब सीपीयू को कोई किसी भी प्रोसेस के लिए कोई डाटा चाहिए, ठीक है। अब वो डायरेक्ट अगर मेन मेमोरी से लेने लेने जाएगा तो वहाँ तो इतना ज़्यादा डाटा पड़ा होगा, तो उसके लिए वो मतलब स्लो चीज़ हो जाएगी। अब हम इसलिए क्या करते हैं कि हम कैशे के अंदर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा जो वो स्टोर हो जाता है, ताकि वो मतलब उसकी स्पीड भी स्लो ना हो और फास्ट प्रोसेसिंग हो सके। तो अब हम इसकी चीज़ की बात करेंगे, हम बफर्स और कैशे में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो बफर्स क्या करते हैं, हमारे डाटा के फ़्लो को मैनेज करते हैं कि डाटा स्मूथली फ़्लो करे, जबकि जो हमारे कैशे क्या करते हैं वो ऑप्टिमाइज़ करते हैं हमारे सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड को। तो इन दोनों की एक जगह अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। फर्दर अगर हम बफर्स की बात करें तो इनपुट बफर्स आ जाते हैं और आउटपुट बफर्स आ जाते हैं। इनपुट बफर्स क्या होते हैं कि जो इनपुट का डाटा आ रहा है उसमें वो इनमें आके स्टोर होता है, और जो आउटपुट बफर्स होते हैं जो आउटपुट का डाटा आता है वो इनमें आके स्टोर होता है। उसके बाद जो बफर्स होते हैं वो एक बफर भी हो सकता है या डुअल बफर्स भी हो सकते हैं या सर्कुलर बफरिंग हो सकती है। अब हम एक बफर देखें तो उसमें एक ही बफर है, उसमें डाटा भी आना है, उसमें से डाटा हमने लेके प्रोसेसिंग भी करानी है। अगर हम डुअल बफर देखें उसमें क्या होगा कि एक टाइम पे एक बफर में डाटा स्टोर हो रहा है, दूसरे से प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये उससे एफिशिएंट है। लेकिन इससे भी एफिशिएंट होगा सर्कुलर बफरिंग, जिसमें दो से ज़्यादा बफर्स होंगे। उसके बाद अगर हम देखें कि अगली फंक्शनैलिटी डिवाइस मैनेजमेंट में आ जाती है एरर हैंडलिंग। अब एरर हैंडलिंग में क्या होता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं
उसने डिवाइस मैनेजमेंट में उसने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखना होता है कि कैसे उसने उस एरर को डिटेक्ट करना है, उसे रिपोर्ट करना है, उसके रिस्पॉन्स में कोई भी जो भी उसने प्रोसेस परफॉर्म कराना है वो देखना है। टाइप्स ऑफ एरर्स हो सकते हैं, हार्डवेयर एरर हो सकता है, कम्युनिकेशन एरर जो क्या नाम लेते हैं वो जो है वो नेटवर्क एरर की वजह से हमारे कम्युनिकेशन एरर आ सकते हैं। इसी तरह टाइम आउट एरर हो सकता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि इसमें डिवाइस ड्राइवर्स ये काम कर रहे होते हैं, वो एरर्स को मतलब वो उन्हें पता चलेगा ये एरर आया है, वो डिटेक्ट करेगा। डिटेक्शन मैकेनिज्म उसके बहुत सारे होते हैं, पैरिटी चेकिंग हो जाता है, चेकसम हो जाते हैं और टाइम आउट्स हो जाते हैं। वो उस एरर को डिटेक्ट करेगा, फिर उसका काम है कि उसने रिपोर्ट करना है एरर को ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, वो एरर को रिपोर्ट करेगा। वो डिफरेंट वे में रिपोर्टिंग हो सकती है, एरर कोड्स जनरेट हो सकते हैं, इंटरप्ट्स जनरेट हो सकते हैं, लॉगिंग्स एंड डायग्नोस्टिक्स होती हैं। वो उस केस में होते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस एरर को भी इग्नोर करना है, उसे बाद में देखना है, तो वो हम अभी वो सेव कर लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन, ताकि बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम उससे रिस्पॉन्ड कर सके। उसके बाद हमने जो हमारा यूज़र है उसे भी तो बताना है उस एरर के बारे में। उससे वो डिफरेंट वे में हो सकते हैं, या तो हम एरर मैसेज वो जनरेट करा सकते हैं कि ये एरर आ गया आपकी डिवाइस में, या फिर हम सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेटर को हम नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, ताकि वो जो है वो फर्दर कोई एक्शन ले इस डिवाइस के रिलेटेड। तो ये सारे रोल्स जो हैं वो बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो परफॉर्म करा रहे होते हैं। अगर हम फर्दर उसकी फंक्शनैलिटीज़ अगर हम चीज़ें देख लें डिवाइस मैनेजमेंट में, तो प्लग एंड प्ले आ जाता है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर हम बात करें तो उसमें प्लग एंड प्ले की फंक्शनैलिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। वो क्या होती है कि अब हम कोई भी डिवाइस अपने सिस्टम से कनेक्ट करेंगे ना, तो वो उसके अंदर ये चीज़ अब प्रेजेंट है कि वो खुद ही उसे पता चल जाएगा कि उसने कौन से डिवाइस ड्राइवर्स उसके लिए इंस्टॉल कराने हैं, और कौन कौन सी उसने उसे रिसोर्सेज देने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो उसी के अकॉर्डिंग वो पूरा करेगा। हमें मैनुअली खुद से जो है वो उसके ड्राइवर्स वगैरह जो है इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। और ये जो है अब हमारे मॉडर्न सिस्टम का एक प्लस पॉइंट है। हम कोई भी डिवाइस, फॉर एग्जांपल हम यूएसबी डिवाइस हम प्लग करते हैं कि तो वो खुद ही उससे फंक्शन फर्दर उसे मतलब डिवाइस की एलोकेशन कर देगा, और वो सारा जो है वो परफॉर्म फंक्शनैलिटी जो है वो उसे परफॉर्म कर लेगा। इससे हमारे सिस्टम जो है वो अब बेटर है, और उनकी जो है वो अच्छी जो है वो रिक्वायरमेंट वो हमारी डील करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो डिवाइस एलोकेशन और डी एलोकेशन क्या आ जाती है। उसमें क्या होता है कि जब डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो जब हमारी कोई न्यू डिवाइस आ रही है तो वो उसे जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट करें, मेमोरी में मेमोरी एलोकेट करे, उसे वो इंटरप्ट हैंडलर्स एलोकेट करे कि जिससे वो इंटरप्ट हैंडलिंग होगी हमारी। तो इसी तरह जब हमारी वो उस डिवाइस से हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसकी जो डी एलोकेशन करनी है, उसे रिसोर्सेज लेने हैं, उसे मेमोरी लेनी है, वो सारा काम भी उसका काम है। इससे जो है वो फेयर और एफिशिएंट एक्सेस हो जाती है डिफरेंट डिवाइसेस की, और कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आता, मतलब कोई एक डिवाइस दूसरे डिवाइस की मेमोरी नहीं लेती। और ये जो भी डिवाइस के स्टेटस वगैरह है वो सारा कुछ जो है वो इससे डील करता है। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है डिवाइस इंडिपेंडेंसी। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो हम कोई भी कमांड देंगे वो डायरेक्टली हमारी डिवाइस के पास नहीं जाएगी। सबसे पहले जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो हमारी कमांड को ट्रांसलेट करेंगे, और वो जो इंस्ट्रक्शन है फिर डिवाइस कंट्रोलर के थ्रू जो हमारी डिवाइस के पास जाएगी। मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है कि डिवाइस की इंटरनल फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर आती हैं। मतलब हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंस ऑफ द डिवाइस फंक्शनैलिटीज़ वो परफॉर्म कर रहा होता है। इस वजह से हमारे जो है ना इस वजह से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा कंपैटिबल है अब डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। हम बहुत ज़्यादा डिवाइसेस इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका काम नहीं है कि उनकी ज़्यादा इंटरनल जो है वो फंक्शनैलिटीज़ की तरफ जाए। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है चैलेंजेस और सॉल्यूशन जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो फेस करने पड़ते हैं हमारी डिवाइस मैनेजमेंट में। उसमें आ जाती है कंकरेंसी। कंकरेंसी क्या होती है कि अब एक डिवाइस है हमारे पास, वो डिफरेंट हमारे प्रोसेसेस को जो है वो चाहिए, ठीक है। तो इसमें कंकरेंसी का इशू आ जाता है कि लाइक इसमें हमारी स्टार्वेशन का इशू आ सकता है कि एक डिवाइस हमारे एक प्रोसेस के पास है, बाकी जो है वो वेट ही करते रह जाएंगे। इसके लिए हम डिफरेंट एल्गोरिदम जो है वो अप्लाई करते हैं, जैसे वो मैंने पहले आपको बताया था शेड्यूलिंग में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वगैरह, ताकि हमारे कंकरेंसी का इशू जो है वो ना आए। फिर भी कभी कभी होता है कि हमारे ये इशू उन एल्गोरिदम से जो है ना वो
डील नहीं होने पाते। हमें क्या करता है कि हम क्या करते हैं, हमने मल्टीपल प्रोसेसेस को अगर सेम डिवाइस करनी है तो देनी है, तो हमने उसके लिए सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई करने पड़ेंगे हमें, ताकि हम इन कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो अवॉइड कर सकें। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ तो सीमाफोर्स होते हैं। सीमाफोर्स क्या होते हैं कि उसके अंदर हम एक म्यूटेक्स जो है वो ऐड कर देते हैं। वो क्या करता है कि जो क्रिटिकल सेक्शन में, वो हमें बताता है कि अभी हमारे क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस ऑलरेडी जो है वो फॉर्म हो रहा है, तो अभी जो दूसरा प्रोसेस है वो हमारा आ नहीं सकता, मतलब वो लॉक लगा देता है हमारे क्रिटिकल सेक्शन को। तो ये हम अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं तो वो एक अलग से एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो हम सीमाफोर्स यूज़ कर लेते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ताकि एक टाइम पे एक प्रोसेस हो रहा है तो उसमें दूसरा प्रोसेस ना आए। अब एक और इशू जो आ जाता है वो डेडलॉक का इशू आ जाता है। अब क्या है कि डेडलॉक का इशू कब आता है कि जब एक प्रोसेस है, जब वो किसी ऐसे इवेंट का वेट कर रही हो जो किसी दूसरे प्रोसेस ने होल्ड किया हो और वो रिलीज़ ना कर रहा हो, तो तब वो डेडलॉक का इशू जो आ सकता है। इसकी हम डिटेक्शन करेंगे, इसकी हम प्रिवेंशन के लिए डिफरेंट हम एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, जिसमें बैंकर्स एल्गोरिदम आ जाता है, या सेफ्टी एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी कंसिडरेशंस होती हैं कि उसमें क्या होता है कि हमने डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से हमने इस वे में कनेक्ट करानी है कि हमारी कोई भी डिवाइस जो है वो अनऑथराइज एक्सेस ना कर रही हो हमारे सिस्टम में। इसकी वजह से डाटा ब्रीचेस या सिस्टम की मेल फंक्शनिंग ना आ जाए। हमने डिफरेंट प्रोसीजर इसमें परफॉर्म करा ले होंगे। हम ऑथराइजेशन के लिए डिफरेंट स्टेप्स लगा देंगे, यूज़र परमिशन लगा देंगे, या कोई भी पासवर्ड्स वगैरह ये सारा कुछ लगा देंगे, ताकि कोई भी डिवाइस जो है वो हमारी मर्ज़ी के बगैर हमारे सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट ना हो सके। तो ये चैलेंजेस और इसके सॉल्यूशंस आ गए हैं। इसके बाद अगर वो, हाँ, तो ये हमारी जो प्रेजेंटेशन थी, अगर इसके बाद अगर हम देख लें तो हमारी एक यूएसपी डिवाइस मैनेजमेंट में हमने यूएसपी की एग्जांपल ली थी, केस स्टडी ली थी। इसमें बेसिकली वही प्लग एंड प्ले का सिस्टम आ जाता है, हब मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट और हॉट स्वैपिंग के। लाइक हम आजकल यूएसबी डिवाइसेस को बगैर अपने सिस्टम को शट ऑफ या शट डाउन किए बगैर हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी मतलब जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ वही चीज़ है, यही हमारा आज का टॉपिक था। इसमें मेरे ग्रुप मेंबर ने आपको पहले बताया कि डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है और कौन सी डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उस पर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा उनके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या नहीं। उसके बाद मैंने बताया कि डिवाइस मैनेजमेंट में क्या प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो उसके बाद ये बहुत वाइड टॉपिक है, इसके ऊपर आप फर्दर रिसर्च करें तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।